वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। आज हम कर रहे हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये ज्योग्राफी का वीडियो है। शुरुआत करते हैं। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, क्या जब पृथ्वी का निर्माण हुआ पृथ्वी ऐसी ही थी, क्या हम तभी से उस पर हैं या फिर काफ़ी सारे चेंजेस हुए और उसके बाद फाइनली लाइफ की फॉर्मेशन हुई। तो बहुत सारे सवाल जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। ओके, इस पर तो एक गाना भी बना है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। खैर वो तो मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन चलिए हम बात करते हैं आज पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई होगी और जो थ्योरीज हैं इसके बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो भी जितनी भी थ्योरीज हैं, परिकल्पनाएं हैं, वो हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड की हैं। एक तो हमारी प्राचीन काल वाली थ्योरीज हैं, एंशिएंट थ्योरीज हैं, और दूसरी हमारी मॉडर्न थ्योरीज है। मॉडर्न थ्योरीज में जो सबसे रिलायबल है वो बिग बैंग थ्योरी है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फोर्थ बाय साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं। द हाइपोथेसिस आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। इनको हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है हमारी एंशिएंट थ्योरीज। एंशिएंट थ्योरीज में हमारी गैसियस मास थ्योरी, लैपलेस की थ्योरी, उसके बाद है हमारी प्लैनेटेसिमल थ्योरी हाइपोथेसिस और टाइडल थ्योरी। ये हमारी चार आती हैं। और जो मॉडर्न थ्योरीज है उसमें हमारी बिग बैंग थ्योरी आती है। हम इन सभी थ्योरीज को ब्रीफली करेंगे, मैंने उनके बारे में बात करेंगे, पांचों के बारे में, उनके क्या डिमेरिट्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, उन पर और क्या इम्प्रोवाइजेशन हुआ, क्या एडिशन हुआ, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो सबसे पुरानी थ्योरीज हैं उनमें से एक हमारी इमैनुअल कांट की थ्योरी है, उसके बारे में बात करेंगे। ये जो टर्म है एवोल्यूशन, विकास का मतलब क्या है? शब्द विकास आमतौर पर सजीव वस्तुओं के जैविक विकास को दर्शाता है, लेकिन समय समय पर ग्रहों, सितारों, आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड के निर्माण की और परिवर्तन की प्रक्रिया को भी हम विकास कहते हैं। The term evolution refers to biological evolution of living things, but the processes by which planets, stars, galaxies, and the universe form and change over time are also types of evolution. Origin of the Earth and other planets. तो जो पृथ्वी जो है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, दूसरे प्लैनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम कैसे आया, इसके बारे में हमारे मन में बहुत सारे सवाल थे। पहले तो हमें ये तक नहीं पता था कि सूर्य बीच में है और बाकी सारे ग्रह, पृथ्वी भी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, जिसको कि हम कहते हैं, पहले जो थ्योरी थी वो ये थी कि पृथ्वी जो है सेंटर में है, जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो सूरज सेंटर में है। तो सौर मंडल के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में बहुत सारे प्रश्न आए। लेकिन उसके बाद 1755 में 1755 में इमैनुअल कांट ने एक पहली थ्योरी दी और ये थ्योरी जो है ये कहलाई आपकी गैसियस थ्योरी। ये देखिए, गैसियस मास थ्योरी। इसको ये आई कब? 1755 में इमैनुअल कांट ने दी। वर्ष 1755 में जर्मन दार्शनिक थे ये इमैनुअल कांट द्वारा इसको प्रस्तुत किया। Kant claimed that his gaseous hypothesis was based on the sound principles of Newton's law of gravitation and rotatory motion. इन्होंने ये बात कही। ओके, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या अज्यूम किया? इन्होंने ये अज्यूम किया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें छोटे छोटे से इस प्रकार के स्मॉल मासेस प्रेजेंट हैं, जिनको कि इन्होंने नाम दिया नेब्यूला। और ये जो नेब्यूला थे ये एक दूसरों के प्रति खिंचते थे, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल था। अब जब ये एक दूसरे के प्रति खिंचेंगे, इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुआ, जो एंगुलर वेलोसिटी थी उसमें बढ़ोतरी हुई और जो टेम्परेचर था उसमें बढ़ोतरी हुई। जब टेम्परेचर में इंक्रीज होगा तो चीजें जो है वो गैसियस फॉर्म की तरफ जाएंगी, तो इस वजह से क्या हुआ, गैसियस स्टेट में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये इनकी थ्योरी थी। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या प्रिज्यूम किया कि सुपरनेचुरली क्रिएटेड प्राइमोर्डियल हार्ड मैटर वाज स्कैटर्ड इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में अलौकिक निर्मित आर्द्र पदार्थ फैला हुआ है, जिसको नाम दिया नेब्यूला। There was a primordial slowly rotating cloud of gas, nebula. ये जो gaseous clouds थे इनको हम nebula कहते हैं। And matter comprised of very cold, solid and motionless particles. उस टाइम में ये cold, solid और motionless थे। ये जो particles थे ये आपस में collide होते थे against each other, क्योंकि इनके बीच में gravitational attractions थे, ये एक दूसरे के प्रति attract होते थे। ये assumptions थे।
अब इनकी थ्योरी देखते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कोल्यूशन बिटवीन द पार्टिकल्स जनरेटेड रैंडम मोशन इन नेबुला एंड दिस मोशन जनरेटेड हीट। जब ये एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते थे तो ये कोलाइड होते थे और इस कोलाइड होने की वजह से हीट जनरेट हुई। देखो जब मोशन होगा तो हीट जनरेट होगी। दस कोल्ड एंड मोशनलेस क्लाउड ऑफ मैटर बिकेम अ वास्ट हॉट नेबुला। अब जब हीट जनरेट हुई तो जो पहले कोल्ड था अब वो हॉट हो गया और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने एक्सिस पर स्पिन करने लगा। ठीक है, इट चेंज द स्टेट ऑफ नेबुला फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस पार्टिकल। जब इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ तो गैसियस स्टेट आपकी इंक्रीज हुई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इंक्रीज हुआ। इट चेंज द स्टेट ऑफ नेबुला फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस पार्टिकल्स एंड रिजल्टेड इन एक्सपेंशन ऑफ नेबुला। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटरी मोशन कंटिन्यूड टू इंक्रीज विद साइज ऑफ द नेबुला। द नेबुला स्टार्टेड स्पिनिंग। नेबुला के बारे में जैसे हमने देखा कि वो अपने एक्सिस पर स्पिन करने लगा और इतनी तेजी से स्पिन करने लगा कि उसके चारों ओर एक इरेगुलर रिंग जो बन गई थी वो सेपरेट हो गई from the middle part of the nebula और इस तरह से फिर फाइनली हमारी 9 रिंग्स बनी। ओके, 9 रिंग्स बनी। आगे जाकर ये आपके 9 प्लैनेट से रिलेटेड है। अब इस थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं? इस थ्योरी के मेरिट्स ये हैं कि ये सबसे सिंपल और सबसे पुरानी हमारी थ्योरी है जिसने साधारण भाषा में हमें समझाने की कोशिश की। इन स्पाइट ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म्स द हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड अ ग्रेट स्टेप इन द फील्ड ऑफ कॉस्मोगनी। क्योंकि इससे पहले तो हम केवल सोच ही रहे थे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे शुरुआत हुई होगी, लेकिन अब कम से कम हमारे सामने एक थ्योरी तो आई। साथ ही इट एक्सप्लेन्स द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सन, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, क्योंकि आगे जाकर इसी प्रकार आपके सैटेलाइट्स बने। अब इसके डिमेरिट्स क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें ये समझा नहीं पाए। ओके, अब बहुत सारी चीजें कैसे नहीं समझा पाए? जैसे कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि साइंस में एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन आज के टाइम हम क्या देखते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनका मास जो है वो सन से ज्यादा नहीं है। इट वाज बेस्ड ऑन सेवरल एरनस फैक्ट्स ऑफ साइंस, काफी सारी गलत चीजों पर, विज्ञान के गलत तथ्यों पर यह आधारित थी। नॉट एक्सप्लेन्ड द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर या नेबुला, इसने ये नहीं समझाया कि नेबुला आया कहां से। इट डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ एनर्जी to cause random motion of the particles of nebula which were cold and motionless in the initial stage। केवल ये कह दिया कि ग्रेविटेशनल पुल थी जिसकी वजह से वो मूवमेंट जनरेट हुआ, पर काफी क्लैरिटी नहीं है। Collision between the particles of the primordial matter can never generate rotary motion. Kant's assumption that the rotary speed of the nebula increased with the increase of its size was against the law of conservation of angular momentum. तो ये सभी इसके ड्रॉबैक्स रहे। उसके बाद एक और थ्योरी आई और ये कहलाई आपकी निहारिका परिकल्पना, जिसको हम कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, और इसके देने वाले हैं आपके लैपलेस। ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन लैपलेस, इन्होंने इस थ्योरी को दिया और 1795 में, और इन्होंने जो पहली गैसियस थ्योरी थी उसके ऊपर कुछ एडिशंस वगैरह करनी चाहिए। अब इनका अजम्पशन क्या था? इनका अजम्पशन ये था, जैसे उन्होंने क्या अज्यूम किया था, इससे पहले वाले ने उन्होंने अज्यूम किया था कि बहुत ही ठंडा नेबुला था, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि अज्यूम दैट देयर वाज अ ह्यूज हॉट गैसियस नेबुला इन द स्पेस। ओके, इन्होंने कहा कि जो हमारा नेबुला था इट वाज वेरी वेरी हॉट एंड इट एमिटेड रेडिएशन, उससे रेडिएशंस निकलती थी। ओके, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिस नेबुला वाज रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, और ये शुरुआत से ही अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा था। द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हीट। अब अगर ये हॉट था और ये रोटेट कर रहा था, ठीक है, कोई भी मोशन होता है तो उसमें एनर्जी लगती है। अब जब एनर्जी इसकी लग रही थी तो ये हॉट से आपका कूल डाउन हो रहा था। द नेबुला वाज कंटिन्यूअसली कूलिंग ड्यू टू लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस एंड thus it was continuously reducing in size। ओके, इसकी साइज में रिडक्शन हो रही थी और ये कूल डाउन हो रहा था। उसके बाद है ग्रेजुअल लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ नेबुला थ्रू रेडिएशन ड्यू टू इट्स रोटेशन। दिस प्रोसेस, इनकी वजह से इसकी ग्रेजुअल कूलिंग हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, इट रिजल्टेड इनटू डिक्रीज इन द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ नेबुला। जो नेबुला का साइज एंड वॉल्यूम था वो आपका कम हुआ।
उसके बाद as the size continued to decrease, velocity of rotary motion continued to increase. Size decrease होता गया, लेकिन जो velocity थी rotate होने की वो increase होती रही. The outer layer was condensed due to excessive cooling and could not rotate with still cooling and contracting central nucleus of the nebula and got separated. उसके बाद जो outer layer बना था excess cooling की वजह से, ठीक है, excess cooling की वजह से वो जो है वो आपका इतना कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया और वो जो है वो सेपरेट हो गया, वो आपका सेपरेट हो गया. ये देखो, ये है आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस. सेल्फ ग्रेविटी कॉन्ट्रैक्ट्स अ गैस क्लाउड. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पुल्स क्लाउड इनटू अ डिस्क. डिस्क बिगिंस टू रोटेट. ओके, फिर जो सेंट्रल मास है इट फॉर्म्स द प्रोटोसन. प्रोटोसन मतलब हमारा जो वो पहला सन है. उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अ रिंग फॉर्म्स. और ये जो रिंग थी ये सेपरेट हो जाती है और उसके बाद फिर ये जो है आपकी इस तरह से प्लैनेट बनते हैं. ये है हमारी नेबुलर हाइपोथेसिस. नेबुलर हाइपोथेसिस में एज पर लैपलेस ओनली वन सच रिंग इज सेपरेटेड, नॉट 9 रिंग्स. इनके अनुसार केवल एक ही रिंग सेपरेट हुई थी. एज पर गैशियस हाइपोथेसिस द ओरिजिनल रिंग वाज डिवाइडेड इनटू 9 रिंग्स और ये रिंग आगे जाकर फिर 9 रिंग में डिवाइड हुई. दस लाइन्ड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड आफ्टर कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ दीज रिंग्स एंड द सन इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नेबुला. तो समझाया गया एग्जैक्टली कि सन और उससे 9 प्लैनेट्स फिर किस प्रकार बने. पर इसी पर प्रश्न उठाया जाता है कि फिर 9 ही क्यों बने. 8 भी बन सकते थे, 7 भी बन सकते थे, 11 भी बन सकते थे, 12, 13, 14 भी बन सकते थे. केवल 9 ही क्यों बने, इस पर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इस थ्योरी की डिमेरिट में आता है. अब इस थ्योरी के मेरिट्स क्या हैं? इट एक्सप्लेन्स दैट ईच सेलेस्टियल बॉडी पोजेसेस acquired motion of rotation and evolution in one and the same sense. It tried to remove the defects of gaseous hypothesis. Gaseous hypothesis जिन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था वो इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. Demerits of nebular hypothesis. It does not describe the source of origin. इन्होंने ये तो बताया नहीं, जैसे पहले वाले में ये नहीं बताया गया था कि भाई वो नेबुला आया कहां से, क्योंकि हम तो बिल्कुल ओरिजिन की बात करें कि ये चीजें आई कहां से, शुरुआत कैसे हुई. तो ये वाली भी जो थ्योरी है ये समझा नहीं पाई. इट डिड नॉट डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द हॉट एंड रोटेटिंग नेबुला एज अज्यूम्ड बाय लैपलेस. फिर ये पूछता है why did only 9 ring comes out from the irregular ring detached from nebula. लैपलेस ये भी नहीं समझा पाए. Unable to explain the peculiar distribution of the present day angular momentum in our solar system. नेक्स्ट है हमारी प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस, ग्रहाणु परिकल्पना. ओके, ये दी हमें चैम्बरलिन ने और फॉरेस्ट रे ने. टी.सी. चैम्बरलिन, a geologist, in collaboration with Forrest Ray Moulton, an astronomer, he gave a new hypothesis for solving the problem of the Earth in 1905. वो सब कुछ हमने देखा 1795, 1755 उसके आसपास की बातें थी दोनों. अब हम चलते हैं 1905 पर, आज से करीबन roughly 100 years back. This theory is known as planetesimal hypothesis, and unlike previous monistic concepts, it laid down the origin of solar system with the help of 2 heavenly bodies. इसने क्या presume किया? इसने ये presume किया कि उस टाइम में हमारा एक प्रोटोसन था और उसके अलावा एक और उस सन का कंपेनियन स्टार था. ठीक है, इसने कहा प्लैनेटिस्मल थ्योरी ने, प्लैनेटिस्मल हाइपोथेसिस ने, कि शुरुआत में हमारी 2 हेवनली बॉडीज थी और वो 2 हेवनली बॉडीज क्या हैं यूनिवर्स में? एक हमारा प्रोटोसन है और दूसरा उसका कंपेनियन स्टार है. द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटोसन वर नॉट लाइक अदर स्टार्स. इट वाज फॉर्म्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच वर कोल्ड एंड सॉलिड एंड सर्कुलर इन शेप. तो ये जो प्रोटोस्टार था उस जमाने में ये ठंडे, ठोस और वृत्ताकार कणों से बना हुआ था. ओके, There was another star जिसको नाम दिया गया कंपेनियन स्टार या इंट्रूडिंग स्टार. ठीक है, इसके अलावा एक और हमारा स्टार था जिसका नाम है इंट्रूडिंग स्टार या कंपेनियन स्टार, which was destined to pass very close to protosun. और ये जो आपका इंट्रूडिंग स्टार है, इसका नाम इंट्रूडिंग क्यों है? क्योंकि ये सन के बहुत ज्यादा करीब आ गया. Infinite number of small particles were detached from the outer surface of the protosun. हमने क्या कहा कि हमारा एक प्रोटोसन था. ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारा सन है. ओके, अब ये जो सन है छोटे छोटे कणों का बना हुआ है. जब वो इंट्रूडिंग स्टार इसके पास आया, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल थी. ठीक है, इन दोनों के बीच में ये ग्रेविटेशनल पुल थी, तो इट डेवलप्ड अ बल्ज ऑन द सन ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स. और ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स थे ये सन के आउटर सरफेस से डिटैच हो गए ड्यू टू द मैसिव ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द जायंट इंट्रूडिंग स्टार.
इस विशालकाय तारे के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न खिंचाव के कारण पूर्व सूर्य के बाह्य सतह से असंख्य कण अलग हो गए। क्योंकि सूर्य के बारे में हमने क्या देखा कि इट वाज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच वर कोल्ड एंड सॉलिड एंड सर्कुलर इन शेप। तो ये जो है आपके बाहर हो गए। ये देखो ये आपके किस तरह से बाहर हो रहे हैं वो दिखाया गया है। ये सन है और ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार है। उसके बाद क्या होता है, चेम्बरलिन टर्म्ड दीज डिटैच्ड स्मॉल पार्टिकल्स एज प्लैनेटेसिमल्स। और चेम्बरलिन ने ये जो छोटे छोटे आपके डिटैच्ड पार्टिकल्स थे, इनको छोटे कण थे, इनको नाम दिया ग्रहाणु। इनिशियली द डिटैच्ड पार्टिकल्स और प्लैनेटेसिमल्स वर जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स। शुरुआत में डस्ट पार्टिकल्स जैसे ही थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फ्यू प्लैनेटेसिमल्स अराउंड द प्रोटोसन वर ऑफ फेयरली लार्ज साइज। These large planetesimals became nuclei for the formation of future possible planets. इनमें जो बड़े थे वो आपके फ्यूचर के प्लैनेट्स बने। शुरू में पृथक कण या ग्रहाणु धूल कणों की तरह थे। प्रोटो सूर्य के आसपास कुछ ग्रहों का आकार काफी बड़ा था। इन बड़े ग्रहाणुओं के ने भविष्य संभव ग्रहों के गठन के लिए केंद्रक का काम किया। ग्रेजुअली लार्ज प्लैनेटेसिमल्स स्टार्टेड अट्रैक्टिंग स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स। ये सारे आपके एक साथ हुए, कॉम्पैक्ट हुए, ओके, और उसके बाद आगे जाकर आपके प्लैनेट्स बने। एंड अल्टीमेटली दीज लार्ज प्लैनेटेसिमल्स ग्रू इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स ड्यू टू कंटिन्यूअस एक्रीशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लैनेटेसिमल्स। ये आपका यहाँ पर ये है, ये हमारी थ्योरी ग्रहाणु परिकल्पना। उसके बाद है विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिमेनिंग प्रोटोसन चेंज्ड इनटू प्रेजेंट डे सन। सन में भी बदलाव आया और वो प्रेजेंट डे सन की तरह हो गया। द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स वर क्रिएटेड ड्यू टू द रेपिटेशन ऑफ द सेम प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। जिस प्रकार से हमारे सन से प्लैनेट्स बने थे, उसी प्रकार से अब प्लैनेट्स से सैटेलाइट्स बने। अब इस थ्योरी के, इस हाइपोथेसिस के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या डिमेरिट्स हैं? डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन आवर प्रेजेंट डे सोलर सिस्टम। इनका अरेंजमेंट कैसे हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कहता। द इनफाइनाइट स्पेस ऑफ द यूनिवर्स मेक्स सच अ क्लोज एनकाउंटर बिटवीन द स्टार्स एंड अ रिमोट पॉसिबिलिटी। नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्लैनेट्स ऑफ द आउटर सर्कल विच आर वेरी लो डेंसिटीज एंड in gaseous states। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस या डिमेरिट्स हैं। नेक्स्ट है हमारी टाइडल हाइपोथेसिस। ओके, अब टाइडल हाइपोथेसिस ये किसने दी है? ये वाली थ्योरी, ज्वारीय परिकल्पना, ये वाली जो थ्योरी है हमें दी है सर जेम्स जीन्स ने, जो कि एक ब्रिटिश है, एंड टू एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ द अर्थ इन द ईयर 1919। एक और ब्रिटिश साइंटिस्ट थे हैरोल्ड जेफरीज, सजेस्टेड मॉडिफिकेशंस इन टाइडल हाइपोथेसिस इन 1929 एंड thus made it more relevant and significant। इन्होंने कहा सन was a gaseous mass, another star many times larger than the sun accidentally came close to it, pulled gaseous mass away from the sun due to its gravitational pull। सन जो है वो गैशियस मास था, और उसके बाद क्या हुआ, एक और स्टार जो कि सन से काफी ज्यादा बड़ा था, वो सन के काफी करीब आया, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पुल था, और क्योंकि वो स्टार काफी ज्यादा बड़ा था, इट पुल्ड गैशियस मास अवे फ्रॉम द सन। उसने काफी सारी चीजों को सूरज से, सूरज एक गैसीय पदार्थ था, सूरज की तुलना में कई गुना बड़ा एक तारा अचानक इसके करीब आया, और अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय पदार्थ सूर्य से अलग हो गया। जाइंट टंग्स ऑफ मैटर केम आउट फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। सूर्य से विशाल मात्रा में पदार्थ अलग हुआ, और ये जो पदार्थ था ये आगे जाकर हमारे मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सभी ग्रह बने। तो इस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ। Assumption, solar system was formed from the sun and another intruding star। इन्होंने ये assume किया sun was a big incandescent gaseous mass of matter। सूर्य एक बड़ा तापदीप्त गैसीय द्रव्यमान था। Besides the sun there was another star termed as intruding star in the universe। ब्रह्मांड में सूर्य के अलावा एक अन्य तारा था जिसे भ्रमणशील तारा के रूप में जाना जाता था, which was much bigger in size than the primitive sun। primitive sun stationary था and rotating on its axis। जो intruding star था, it was moving along such a path in such a way that it was destined to come near the primitive sun। जो भ्रमणशील तारा है इस तरह से ऐसे रास्ते से आगे बढ़ रहा था कि आद्य सूर्य के निकट उसे आना था। तो ये सारी assumptions ये थ्योरी करके चलती है।
ये देखो क्लियरली, देखो ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारा वो स्टार है, और फाइनली ये इसका ऑर्बिट था। तो जब ये क्लोज आता है तो सन से इस तरह से ब्रेक अवे होकर, हमने कहा ना कि बहुत सारा मैटर अलग हो जाता है। सो फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू टाइडल हाइपोथेसिस इस तरह से समझाया गया है। Tidal hypothesis: when intruding star comes nearest to the primitive sun, its gravitational force becomes maximum. जब वो सबसे करीब होगा तो gravitational force maximum होती है, and thus a giant cigar-shaped tide, thousands of kilometers in length and huge masses, was created on the outer surface of the primitive sun and ultimately was ejected from the primitive sun. On moving away, gravitational attraction became minimum. जैसे जैसे ये दूर होता गया तो gravitational attraction जो है हमारी कम हो गई, and thus a small amount of matter was ejected from the outer surface of the primitive sun. और उसके बाद sun के outer surface से एक थोड़ा सा matter आपका, and a small amount of matter was ejected from the outer surface of the primitive sun. Thus the shape of matter ejected from the primitive sun became like a cigar. Okay? भ्रमणशील तारे से आद्य सूर्य के बेहद निकट आने से इसके गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप आद्य सूर्य से के बाह्य सतह पर एक विशालकाय सागर रूपी ज्वार का निर्माण हुआ, जो बहुत भार वाला तथा हजारों किलोमीटर लंबा था, और अंत में यह आद्य सूर्य से दूर हो गया। दूर होने पर गुरुत्वाकर्षण बल पुनः कम हो गया और आद्य सूर्य के बाह्य सतह से कुछ पदार्थ बाहर आ गए, जिससे इन पदार्थों का रूप सिगार जैसा हो गया। टाइडल हाइपोथेसिस में सोलर सिस्टम वर फॉर्म्ड ड्यू टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द इनकैंडेसेंट मास ऑफ गैसियस मैटर ऑफ द फिलामेंट. द फिलामेंट आफ्टर बीइंग डिटैच्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव सन began to cool down. The filament started contracting on size in cooling. अब इस थ्योरी के मेरिट्स क्या क्या हैं? ये बिल्कुल क्लियरली आपको बताती है अरेंजमेंट ऑफ द प्लैनेट्स फॉर्म्ड ऑफ द फिलामेंट क्लियरली मैचेस विद द प्रेजेंट प्लैनेटरी अरेंजमेंट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. जो बताया गया है वो हमारे प्रेजेंट सिस्टम से मेल खाता है. उसके बाद ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स. इस हाइपोथेसिस के अनुसार द सैटेलाइट्स ऑफ द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड थ्रू द कंडेंसेशन ऑफ इनकैंडेसेंट gaseous matter ejected from the planets in the same manner as the planets were formed. Number and size of satellites. Larger number of satellites were formed from bigger planets, क्योंकि उससे ज्यादा मैटर जो आपका कंडेंस हुआ, because bigger planets took longer time to cooling and condensed. Demerits क्या क्या है? Demerits of tidal hypothesis. Stars and the sun are so apart from each other that passing of one star near the sun does not appear to be convincing. एक तो हमें ये लगता है कि सूर्य के इतने करीब कोई आ ही नहीं सकता कोई तारा. Stars and sun are so apart. आज के टाइम में इतनी दूर हैं, लाइट ईयर्स में तो इनके बीच की दूरी नापी जाती है और वो भी इतनी ज्यादा है, हमें ऐसा लगता नहीं है कि कभी इतने करीब आए होंगे कि एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण बल जो है खासकर उस बड़े तारे का वो इतना ज्यादा इफेक्टिव रहा हो. Could not elaborate the process and mechanism of condensation of matter ejected by the primitive sun. इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम आर लार्जली फॉर्म्ड ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग हाई एटॉमिक वेट. जो प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, दे आर लार्जली फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स हैविंग हाई एटॉमिक वेट, बट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ द सन आर ऑफ लाइटर एटॉमिक वेट. जो जिन चीजों के हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं वो उन एलिमेंट्स के बने हैं जिनका हाई एटॉमिक वेट है, और जो सन है वहां पर तो हाइड्रोजन है और हीलियम है. तो टाइडल हाइपोथेसिस बात को हमें समझाने में फेल होती है कि ऐसी सिचुएशन क्यों. अगर जो प्लैनेट्स हैं वो सन से ही बने हैं तो जो सन के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं वही तो हमारे प्लैनेट्स के भी होने चाहिए. ये सिचुएशन ये समझा नहीं पाते हैं. ओके, उसके बाद सभी जो थ्योरीज थी ये हमारी प्राचीन काल की थ्योरीज थी. अब हम करते हैं बिग बैंग थ्योरी. ओके, बिग बैंग सिद्धांत ये मॉडर्न थ्योरी है, ऑल्सो कॉल्ड एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस. ये एडिन हबल ने दी है. कब दी थी? 1920 में. ओके, और इसको हम बिग बैंग थ्योरी कह रहे हैं, और ये कहती है कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है. एज टाइम पासेस गैलेक्सीज मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट. ओके, scientists believe that through the space between the galaxies is increasing, observations do not support the expansion of galaxies.
सीज। ओके, ये कहती है। आगे देखते हैं, इट कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। अब बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? बिग बैंग थ्योरी, ओके, बिग बैंग सिद्धांत ही क्या कहता है? ये कहता है कि शुरुआत में जितना भी मैटर है ना आज के जमाने में पूरे यूनिवर्स में, वो सारे का सारा एक सिंगुलर एटम था, एक टाइनी बॉल था जो बहुत कंपैक्ट था, अनइमेजिनेबली उसकी छोटी वॉल्यूम थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था और इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ये सारे का सारा एक जगह था। ओके, उसके बाद क्या हुआ? ये जो टाइनी बॉल थी ये एक्सप्लोड हो गई। ओके, एट द बिग बैंग द टाइनी बॉल एक्सप्लोडेड वायलेंटली, दिस लेड टू अ ह्यूज एक्सपेंशन। तो वो जो छोटा सा सारा एक कण में समाया हुआ था, एक्सप्लोड होने की वजह से वो चारों तरफ आपका फैल गया। इट इज नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट द इवेंट ऑफ बिग बैंग, ये कितने समय पहले हुआ था? 13.7 बिलियन ईयर्स बिफोर द प्रेजेंट, इतने पहले ये हुआ था। The expansion continues even to the present day। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम जो एक्सपेंशन हुआ वो बस कुछ टाइम तक आपका एक्सपेंशन हुआ फिर रुक गया, नहीं, ये जो एक्सपेंशन है ये आज तक भी हो रहा है। As it grew, some energy was converted into matter. There was particularly rapid expansion within fractions of a second after the bang. Okay, बहुत तेज गति से एक्सपेंशन हुआ। Thereafter the expansion has slowed down. फिर जब थोड़े टाइम बाद ये रुक गया। Within first 3 minutes from the Big Bang event, the first atom began to form. Within 3 lakh years from Big Bang, temperature dropped to 4500 Kelvin। तो ये एक्सपेंशन, ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद आपका एक्सपेंशन हुआ और विदिन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम द बिग बैंग फिर टेम्परेचर हमारा ड्रॉप हुआ और टेम्परेचर कहां पहुंचा? 4500 केल्विन पर, एंड गेव राइज टू एटॉमिक मैटर। ये देखो, सबसे पहले 15 मिलियन ईयर्स अगो ये बिग बैंग है, फिर स्टार्स बने, सन, फिर मोल्टन अर्थ और उसके बाद फाइनली हमारे फर्स्ट ओशंस। और यहां पर वो टाइम पीरियड दिया गया है कितने साल पहले ये बने। बिग बैंग 15 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, स्टार्स बने 10 बिलियन ईयर्स अगो, सन बना 5 बिलियन ईयर्स अगो, मोल्टन अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और फर्स्ट ओशंस 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। Big Bang Theory, expansion of universe means increase in space between the galaxies. However, with greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific community जो है at present वो favor करती है, it favors argument of expanding universe. उसके बाद है स्टार फॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की। स्टार्स कैसे बने? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स। ऐसा नहीं था कि सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ओके, अनइवन था ये। दीज इनिशियल डेंसिटी डिफरेंसेस गेव राइज टू डिफरेंसेस इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। अब हुआ क्या? डेंसिटी में डिफरेंस था क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। अब अगर डेंसिटी में डिफरेंस होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंस होगा और उसकी वजह से क्या हुआ? इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस में डिफरेंस आए जिस वजह से जो मैटर था, इट कॉज द मैटर टू गेट drawn together. These formed the basis for development of galaxies। और उसके बाद आपके गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। गैलेक्सी होती क्या है? गैलेक्सी contains a large number of stars and spreads over vast distances that are measured in thousands of light years। light year क्या होता है? distance traveled by light in 1 year। light जो है ये fastest traveling होती है और जो बहुत बड़े distances होते हैं planets के, या यहाँ से चंद्रमा कितना दूर है, सूर्य की दूरी, ये सभी light years में मापे जाते हैं। diameters of individual galaxies range from 80,000 to 1,50,000 light years। तो ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अकेली आकाश गंगा का जो डायमीटर होता है वो 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष हो सकता है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula. Eventually growing nebula develops localized clumps of gases और ये जो clumps होते हैं they continue to grow into even denser gaseous bodies giving rise to formation of stars. The formation of stars is believed to have taken place about 5 to 6 billion years ago। तो ये तारे बने कब? ये बने हैं आज से 5 से 6 बिलियन साल पहले।
फिर पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमारा द प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज बैरन, बिल्कुल बंजर थी धरती। ओके, उसके बाद ये एक चट्टानी थी, इसके बाद ऊपर बहुत सारी चट्टानें थी और एक बहुत ही हॉट ऑब्जेक्ट थी, गर्म थी। ठीक है, प्लैनेट अर्थ इनिशियली वाज बैरन। जैसे मैं आपसे कह रही थी ना कि हमारे मन में आता है कि पृथ्वी शुरुआत से ही ऐसी है या पृथ्वी इससे बेटर थी, तो शुरुआत में क्या था, प्लैनेट अर्थ जो बना था वो बैरन था, बंजर था, रॉकी और एक हॉट ऑब्जेक्ट था विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसमें बहुत पतला सा हमारा वायुमंडल था और इस वायुमंडल में दो गैसेस थी, हाइड्रोजन एंड हीलियम। लेकिन लाइफ होने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइफ होने के लिए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब हम बातें करेंगे कि पृथ्वी किस तरह से पृथ्वी में चेंजेस आए और ये रहने लायक बनी। फिर बहुत सारी प्रोसेसेस हुई जिन्होंने बदलाव लाया, चेंज्ड इट इनटू अ ब्यूटीफुल प्लैनेट विद एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फेवरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। बहुत सारी प्रोसेसेस हुई जिनकी वजह से ये जो खूबसूरत प्लैनेट है, ठीक है, ये जो खूबसूरत प्लैनेट है इसके ऊपर पानी आया, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर हुआ, जिस वजह से यहां पर लाइफ हो पाई। इन अ पीरियड ऑफ 4600 मिलियन ईयर्स एंड द प्रेजेंट लेड टू एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। The earth has a layered structure। पृथ्वी के अंदर अगर आप देखें हमारे लेयर स्ट्रक्चर है, जो हमारा सबसे भीतरी वाला है, आपने सुना होगा क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो कोर वाला हिस्सा है उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ द मटेरियल दैट एग्जिस्ट्स इज नॉट यूनिफॉर्म। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर से लेकर इंटीरियर ऑफ द अर्थ तक, सेंटर ऑफ द अर्थ तक, जो मटेरियल है इसके अंदर उसकी अलग अलग डेंसिटी है और वो यूनिफॉर्म नहीं है। Evolution of the lithosphere. The earth was mostly in a volatile state during its primordial stage। अपने प्रारंभिक चरण में पृथ्वी अस्थिर अवस्था में थी, ठीक है, volatile stage में थी। Due to gradual increase in density, temperature inside has increased। As a result, the material inside started getting separated depending upon their densities। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर जो है due to gradual increase in density, temperature inside has increased। ओके, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसके बाद चीजें अपनी डेंसिटी के हिसाब से पोजीशंस लेने लगी। जिसकी ज्यादा डेंसिटी होगी वो नीचे की ओर जाएगी। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे हेवियर मटेरियल्स थे, अगर मैं बात करूं आपका जो बिल्कुल भीतर है क्रस्ट, मैंटल और कोर है, हमारा कोर के अंदर क्या है, हमारा कोर के अंदर हमारा आयरन है, तभी तो हम उसको निफे कहते हैं, राइट। हम जब एवोल्यूशन ऑफ द ये तो हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में। इसके बारे में जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में बात करें तो सारी चीजें बात करेंगे। जो हेवियर मटेरियल था जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, इट स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर। दिस अलाउड हेवियर मटेरियल्स लाइक आयरन टू सिंक टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और जो लाइटर वाले थे वो टुवर्ड्स द सरफेस आने लगे। विद पैसेज ऑफ टाइम इट कूल्ड फर्दर एंड सॉलिडिफाइड। जैसे जैसे कूलिंग होती गई अब ये सॉलिडिफाई होने लगे, कंडेंस होने लगे इनटू अ स्मॉलर साइज। This later led to development of the outer surface in the form of the crust। तो outer surface हमारा crust कहलाया। During the formation of the moon, due to the giant impact, the earth was further heated up। और उसके बाद चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into different layers। अलग अलग layers बने, क्योंकि हम पृथ्वी को के अंदर जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसको कैसे डिवाइड करते हैं, हम किस कब कहते हैं कि ये क्रस्ट है, ये मैंटल है, ये कोर है, डिफरेंट मटेरियल है जिसके वो बने हुए हैं, अलग अलग उनकी डेंसिटीज वगैरह है। स्टार्टिंग फ्रॉम द सरफेस टू द सेंट्रल पार्ट्स वी हैव लेयर्स लाइक द क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। इन सबको हम आगे एक दूसरी पीपीटी में, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारा एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अभी तक हमने क्या देखा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जिसका अर्थ बना हुआ था उन्होंने अपनी पोजीशंस ली। ओके, उसके बाद अब एटमॉस्फेयर कैसे बना और आपका हाइड्रोस्फेयर कैसे बना। अर्थ एटमॉस्फेयर जो है इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बाय नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। लेकिन हमने शुरुआत में क्या देखा, शुरुआत में तो केवल हाइड्रोजन और हीलियम था। देयर आर 3 स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। आज के एटमॉस्फेयर में हमारी 3 स्टेजेस हुई। पहले स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज ये है कि उस टाइम में जो एटमॉस्फेयर था हाइड्रोजन और हीलियम वाला, पहले तो उससे छुटकारा पाना। फर्स्ट स्टेज इज मार्क्ड बाय लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। पहली अवस्था में
आदिकालिक वायुमंडलीय गैस का ह्रास है। फिर है सेकेंड स्टेज में जो हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंट्रीब्यूटेड टू एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से जो भाप निकल रही थी, क्योंकि पृथ्वी के भीतर बहुत ज्यादा गर्मी थी, एवं जलवाष्प से वायुमंडल के विकास का सहयोग किया गया। फाइनली द कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड। अब तक धीरे धीरे लाइफ भी आने लगी थी, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? फोटोसिंथेसिस आपके प्लांट्स करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन आएगी। और फाइनली जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था, द अर्ली एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम इज सपोज्ड टू हैव बीन स्ट्रिप्ड ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा आदिकालिक वायुमंडल था, इससे छुटकारा कैसे पाया गया? तो इससे छुटकारा पाया गया थ्रू द हेल्प ऑफ सोलर विंड्स। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण दूर हो गया। Evolution of atmosphere and hydrosphere. This happened not only in the case of the earth but also in all the terrestrial planets. सभी terrestrial planets में ऐसा हुआ, न केवल पृथ्वी के साथ, which were supposed to have lost their initial atmosphere through the impact of solar winds. तो सौर पवनों के मदद से जो इनिशियल एटमॉस्फेयर था वो खत्म हुआ। ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ द अर्थ, गैसेस एंड वाटर वेपर वर रिलीज्ड फ्रॉम द इंटीरियर सॉलिड अर्थ। दिस स्टार्टेड द एवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। और उसके बाद धीरे धीरे आज का जो एटमॉस्फेयर है वो शेप लेने लगा। जो अर्ली एटमॉस्फेयर था उसमें वाटर वेपर थी, उसमें नाइट्रोजन थी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, मीथेन थी, अमोनिया था, लेकिन ऑक्सीजन जो हमारी जीवनदायिनी गैस है वो काफी कम थी। द प्रोसेस थ्रू विच द गैसेस वर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर, इसको हमने नाम दिया डिगैसिंग। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी की भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई उसे हम गैस उत्सर्जन कहते हैं, डिगैसिंग। उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे। इन कंटिन्यूअस वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से वाटर वेपर और गैसेस, जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी। एज द अर्थ कूल्ड, द वाटर वेपर रिलीज्ड स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस। तो वो जो वाटर वेपर रिलीज हो रही थी इतनी मात्रा में, क्योंकि अंदर काफी ज्यादा गर्मी थी, ठीक है, तो उसकी वो धीरे धीरे आपकी कंडेंस होने लगी। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी एटमॉस्फेयर में, ये रेन वाटर में डिसॉल्व हुई। एंड टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज्ड कॉजिंग मोर कंडेंसेशन एंड मोर रेन्स। Earth's oceans were formed within 500 million years from the formation of the earth. Sometime around 3800 million years ago, life began to evolve और life की शुरुआत oceans में हुई. However, around 2500 to 3000 million years before the present, the process of photosynthesis got evolved. और ये बहुत ही important है क्योंकि photosynthesis ने ही तो हमारे atmosphere में oxygen का addition किया. Oxygen, the most important gas. Oceans began to have the contribution of oxygen through the process of photosynthesis. Eventually oceans were saturated with oxygen. Okay, जब oceans जो है वो oxygen से saturate हो गए and 2000 million years ago oxygen began to flood the atmosphere. और फिर इतना flood किया कि oxygen जो है वो करीबन 21% of the atmosphere का हिस्सा बनी। Last stage, okay, origin of life, जीवन की उत्पत्ति. Last phase in the evolution of the earth relates to origin and evolution of life. Initially earth or even the atmosphere of the earth was not conducive to the development of life. Modern scientists refer to the origin of life as a kind of chemical reaction which first generated complex organic molecules and assembled them. आधुनिक वैज्ञानिक क्या कहते हैं? जीवों की उत्पत्ति के बारे में वो क्या कहते हैं कि probably एक रासायनिक प्रतिक्रिया रही होगी और पहले कुछ जटिल कार्बनिक अणु बने और फिर फाइनली वो आपके असेंबल हुए। ये जो असेंबलेज है, दिस असेंबलेज वाज सच दैट दे कुड डुप्लीकेट देमसेल्व्स कन्वर्टिंग इनएनिमेट मैटर इनटू लिविंग सब्सटेंस। ये देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसका यहाँ पर हमारा टाइम स्केल है, टाइम इन बिलियंस ऑफ इयर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ओरिजिन ऑफ लाइफ, फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स फॉसिल्ड, फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बिगैन टू एक्यूमुलेट इन द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट सिंगल सेल्ड प्लांट्स और ये सारा कुछ। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पता चलेगा फर्स्ट वर्टेब्रेट्स, कैम्ब्रियन, फर्स्ट फिश, फर्स्ट लैंड, ये ऊपर से देखना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट होमिनिड्स, और ये सारे का सारा आपका यहाँ पर दिया हुआ है इन मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो फर्स्ट वर्टिब्रेट्स देखिए आप सबसे पहले, फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ऑफ लाइफ बिगिंस, फर्स्ट फिश, फर्स्ट लैंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, फर्स्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये सारा कुछ यहाँ पर
है आपके लिए। Of life, जीवन की उत्पत्ति। The record of life that existed on this planet in different periods is found in rocks in the form of fossils. Yes, fossils के माध्यम से हमें पता है हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन का चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में जीवाश्मों के रूप में पाया जाता है। Microscopic structures closely related to the present form of blue algae have been found in geological formations. ये जो blue algae है 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाए जाने वाले सूक्ष्मदर्शी संरचना आज भी शैवाल की संरचना से मिलती जुलती है। इट कैन बी अज्यूम्ड कि लाइफ की शुरुआत जो है 3800 मिलियन ईयर्स अगो हुई होगी। ओके अब ये देखो, ये एक आपको टेबल दिया गया है, आपको क्लियरली ये समझाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एरा दिया है, फिर यहाँ पे पीरियड दिया गया है, यहाँ पे इपोक दिया है, फिर एज, ईयर्स, बिफोर, प्रेजेंट और उस टाइम में क्या एग्जैक्टली बना होगा। मॉडर्न मैन, होमोसोपियंस कब बने, अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर कब बने, फिर यहाँ पर देखो रेप्टाइल्स डोमिनेट रिप्लेस एम्फीबियंस, फर्स्ट रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट वगैरह सारा कुछ इस टेबल में दिया गया है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।